गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो है यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है लेसन का। और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा, लेंज लॉ पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि जो लेंज लॉ था वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, यानी कि प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। प्रेरित धारा एंड प्रेरित आवेश। तो प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के बारे में हम देखते हैं। करंट एंड इंडक्ट चार्ज। तो देखते हैं हम लोग प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के बारे में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैराडे का जो लॉ था, सेकंड लॉ हम पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। फैराडे का सेकंड लॉ था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन के अंदर क्या था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। हम लोगों ने फ्लक्स से पढ़ा है कि यदि इस कुंडली का जो क्षेत्रफल तो ए है और चुंबकीय क्षेत्र बी हो, एरिया ए और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी हो, देन फाई इज इक्वल टू बी ए होता है। ये हम मैग्नेटिक फ्लक्स से पढ़ चुके हैं। और फिर हम आगे देखेंगे कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि बी ए है। तो हमने फाई की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी है, इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी के अंदर। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि यदि ए कांस्टेंट हो, ए नियत हो और बी चेंज हो रहा हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो और ए कांस्टेंट हो, बी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील और ए नियत हो, कांस्टेंट हो, तब क्या बनेगा? E इज इक्वल टू माइनस एन, ए कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, अंदर बन जाएगा डी बी अपॉन डी टी। और इफ हमारे पास ए तो चेंज हो रहा हो और बी कांस्टेंट हो, कि एक क्षेत्रफल परिवर्तनशील, चुंबकीय क्षेत्र भी नियत हो, कांस्टेंट हो, देन E इज इक्वल टू माइनस एन, बी कांस्टेंट, देन डी ए अपॉन डी टी बन जाता है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि यदि इस कुंडली का जो परिपथ का रेजिस्टेंस हो, कोयल का जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, कैपिटल आर है, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है। फिर हम ई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। तो हमने क्या किया, आई की ई की वैल्यू जो थी हमने वो पुट कर दी है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और आर नीचे पड़ा था, करंट की डेफिनेशन से देखा। फिर हम देखते हैं चार्ज, आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कि जो आवेश है, आवेश के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और यदि यहां से हम dq की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन i इंटू में dt आएगा। फिर i की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, dq इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी, और एक dt यहाँ पर पड़ा था ऑलरेडी। dt से dt कैंसिल हुआ, dq इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, और डी रिपीट करेंगे कि फैराडे का द्वितीय नियम इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी था, तो हमने पुट किया फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो बी ए की हमने वैल्यू यहाँ पे फाई की जगह पुट की, देन ये बन जाएगा। इफ जो है ए कांस्टेंट हो, बी चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि चुंबकीय क्षेत्र भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा हो और जो एरिया है वो कांस्टेंट हो, देन माइनस एन ए डी बी अपॉन डी टी। इफ बी कांस्टेंट हो और ए चेंज हो रहा हो तो ये इक्वेशन बन जाती है। इफ जो सर्किट का रेजिस्टेंस आर हो, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो हमने क्या किया, ई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, आई इज इक्वल टू माइनस एन आर डी फाई अपॉन डी टी, ये बनेगा, ई की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। फिर
हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, कि चार्ज में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो करंट का फ्लो होता है। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, I इंटू डी टी आएगा, और I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में I की जगह पुट करने जा रहे हैं, तो माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी, और एक डी टी ये पड़ा है, डी टी से डी टी कैंसिल किया, माइनस एन अपॉन आर और डी फाइव बन जाएगा। इफ जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जो फाइव वन से फाइव टू हो रहा हो, देन क्या बन जाएगा ये देखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, और डी फाइव पड़ा है, फाइव वन से फाइव टू फ्लक्स में चेंज हो रहा है। पहले फ्लक्स फाइव वन था और बाद में टाइम के रिस्पेक्ट वो चेंज होकर के फाइव टू हो गया है, फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, पीछे डी फाइव बच जाएगा, फाइव वन से फाइव टू हम इसकी लिमिट पुट कर रहे हैं। डी क्यू का इंटीग्रेशन किया तो क्यू आएगा माइनस एन अपॉन आर, डी फाइव का इंटीग्रेट किया तो फाइव, और लिमिट है इसकी फाइव वन से फाइव टू। फिर हम लिमिट पुट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो फाइव टू माइनस फाइव वन, क्यू इज इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फाइव वन प्लस का होगा और फाइव टू माइनस का हो जाता है। तो ये जो है हमने चार्ज फाइंड किया और यहां से हमने करंट फाइंड किया, कि यहां से इस इक्वेशन फाइव वन से फाइव टू फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो चार्ज क्या होगा, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, लिमिट पुट कर दी है फाइव वन से फाइव टू। तो डी क्यू ये माइनस एन अपॉन आर कॉन्स्टेंट था, हमने बाहर ले लिया, डी फाइव अंदर बचेगा, और फाइव वन से फाइव टू इसकी लिमिट पुट कर रहे हैं। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा माइनस एन अपॉन आर, डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव हुआ, और फाइव वन से फाइव टू इसकी लिमिट पुट की जा रही है। क्यू इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, पहले अपर लिमिट फाइव टू, माइनस लगा के लोअर लिमिट तो फाइव वन आ जाएगा। फिर हम देखते हैं एन अपॉन आर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो फाइव वन प्लस का और फाइव टू माइनस का होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो चार्ज है वो फ्लक्स में चेंज पर डिपेंड करता है, फ्लक्स के जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो आवेश है वो फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। तो दायां हाथ ये होता है, पहले भी हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं, कोई लास्ट चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा कि हमने जो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू लॉ भी पढ़ा हमने, ये दाएं हाथ का नियम पढ़ा, बाएं हाथ का नियम पढ़ा। तो आज जो है दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम पढ़ रहे हैं हम। तो पहले ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो दायां हाथ ये इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, थंब और ये फिंगर है और ये मिडल फिंगर, तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं। अंगूठा जिस डायरेक्शन में रहेगा वो तो चालक की गति की दिशा होगी, जिस डायरेक्शन में चालक की गति हो रही है, और जो ये फिंगर है तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताती है।
ये भी हम नियम पढ़ चुके हैं पहले, फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं कि नॉर्मल धारा और प्रेरित धारा एक दूसरे के विपरीत होती है, क्योंकि प्रेरित धारा उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण उत्पत्ति हुई है। अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उसके अपोजिट रहेगी। तो हम देखेंगे कि अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को बताएगा, कंडक्टर की जो मोशन होगी, मोशन ऑफ कंडक्टर। और जो तर्जनी है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और मध्यमा है वो प्रेरित धारा को बताती है, करंट। तो हम देखेंगे तीनों के एक दूसरे के लंबवत फैला रहे हैं, तो ये बताएगा चालक की गति, और ये जो है तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, और जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो EMF on a conductor rod moving in uniform magnetic field, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई जो एक कंडक्टर रोड है, एक चालक छड़ है, वो मोशन कर रही है, तो उसके ऊपर जो ईएमएफ होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग ईएमएफ फाइंड करेंगे कि हमने एक कोई कंडक्टर रोड ली है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं हम लोग, बी है, बी वेक्टर, जिसकी लेंथ की बात करें तो एल है, ये इसकी ए साइड है, ए सिरा है, और ये इसका बी सिरा है। एल लंबाई की कोई चालक छड़ है, यहां पर प्लस और माइनस आवेश इस प्रकार से वितरित हो रखा है चालक छड़ के ऊपर। और यदि हम इसको गति करवा रहे हैं चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करवा रहे हैं, इसकी लंबाई l है और ये b सिरा है और ये a सिरा है, इसको एक समान यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर L लंबाई की चालक छड़ को v वेग से गति करवाई जाती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण v वेग से, तो इसके ऊपर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉरेंज फोर्स आया था कि चालक छड़ है जो कंडक्टर रोड है, एल लेंथ की है, v मोशन से उसको v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग मोशन करवा रहे हैं, गति करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होगा वो q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अप्लाई होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसके ऊपर चालक छड़ के इस सिरे पर धनात्मक और इधर ये ऋणात्मक आवेश है, इसके आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित हो रहा है, आवेश है, तो इसके अंदर एक गति करवा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत बल लगता है Fe, जो कि QE वेक्टर उत्पन्न होता है। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल तो इतना होगा, और जो इसके ऊपर लगने वाला विद्युत बल होगा, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर उत्पन्न हो रहा है। Q आवेश यदि E विद्युत क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला विद्युत बल QE वेक्टर हो। यदि हम संतुलन की अवस्था देखें
तो एफ एम प्लस एफ ई इज इक्वल टू 0, यानी कि कुल बल संतुलन की अवस्था में शून्य प्राप्त होता है न्यूट्रल अवस्था में। तो ये बन जाएगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस Q E वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर हम यहां से देखें कि Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q E वेक्टर। ये इधर प्लस का था, इक्वल में जाने पर माइनस का हो। Q से Q कैंसिल हो रहा है, तो पीछे बच रहा है E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यदि हम इसके परिमाण की बात करें तो E इज इक्वल टू VB इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ रहा है। देखेंगे, हम रिपीट करते हैं। L लंबाई की चालक छड़ है, यहां पर धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश A सिरा B सिरा दिया। B चुंबकीय क्षेत्र के अंदर V वेग से गति करवा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो लगने वाला बल इतना होगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हमें पता है इसके अंदर Q आवेश है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जो इसके ऊपर विद्युत बल लगता है F E इज इक्वल टू Q E वेक्टर होगा। और संतुलन की अवस्था की बात करें कुल बल, तो ये प्राप्त होता है। और हमने F M और F E की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाता है, Q से Q कैंसिल किया। और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण की बात करेंगे तो इज इक्वल टू V B प्राप्त होगा। तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के कारण इस चालक छड़ के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF यानी कि E या विभवांतर उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र में चालक छड़ है, तो इसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके सिरों पर एक विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है E से, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाने में किया गया कार्य ही इसका सिरों पर विद्युत वाहक बल या विभवांतर के तुल्य होगा। कि हम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाएंगे, L दूरी तय करके आवेश जाएगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो कार्य करना पड़ेगा, यानी कि जिसे विद्युत वाहक बल या विभवांतर कह रहे हैं। तो जो क्या होगा, इसके लगाया गया जो बल है वो E लग रहा है, और इंटू विस्थापन, विस्थापन इसका L है, हम देख सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे का। तो इज इक्वल टू E की वैल्यू है VB और L पड़ा है। तो इसके सिरों के ऊपर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल विभवांतर यानी कि आवेश को एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, E इज इक्वल टू VBL प्राप्त होगा। रिपीट करते हैं हम इसको कि एक L लंबाई की चालक छड़ है, वो B चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसमें V वेग से गति कर रही है, तो उसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा। इक्वेशन 1 नाम दिया। और यदि ये Q आवेश है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये इसके ऊपर गति के कारण आवेशों की विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि Q E वेक्टर होता है। संतुलन की अवस्था की बात करें तो FM प्लस FE इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट की है। Q E इस साइड जाएगा तो माइनस का, Q से Q कैंसिल किया तो ये बचेगा। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू VB आएगा। और हमें पता है कि आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करके जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर कितना होगा, बल गुणा विस्थापन। तो बल E लग रहा है और विस्थापन L है, तो E की वैल्यू VB और विस्थापन L था, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू VBL होगा।